अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। दिस स्टोरी वाज रिटन इन 1839 बाय एडगर एलन पो। ये स्टोरी एक गॉथिक स्टोरी है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगी कि गॉथिक स्टोरी क्या होती है ताकि हमें इस स्टोरी को समझने में मदद मिल सके। जो गॉथिक लिटरेचर है वो एक जॉनरा या आप कह सकते हैं एक स्टाइल है राइटिंग का जिसके अंदर डार्क थीम्स होती हैं, जैसे कि मिस्ट्री, हॉरर और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी के अंदर। स्टोरी की जो सेटिंग होती है वो काफी स्पूकी होती है, जैसे कि ओल्ड क्रीपी प्लेसेस के ऊपर होती है, मेंशंस होते हैं और बहुत ही डार्क शेडो टाइप चीजें उसके अंदर दिखाई जाती हैं। वो बहुत एक मिस्टीरियस और सस्पेंस वाला माहौल क्रिएट करती है। उसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा हाई इमोशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी इंटेंस फीलिंग को कैरेक्टर्स की दिखाया जाता है, जैसे कि फियर को, मैडनेस को, लव को। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स स्टोरी को बहुत ही ज्यादा एक ड्रामाटिक फीलिंग्स देती है। इसके अलावा इसके अंदर आइसोलेशन को बहुत दिखाया जाता है। वो फिजिकल भी हो सकती है और मेटाफोरिकल भी हो सकती है, जैसे कि वो बहुत दूर कहीं जगह पे रहते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं है, या तो फिर ऐसी फीलिंग्स कि वो बहुत अलोन फील कर रहे हैं और मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हैं। स्टोरी की सेटिंग जो होती है वो काफी डेंजरस और मिस्टीरियस होती है। उसका प्लॉट इस तरह का होता है कि उसके अंदर जो मिस्ट्री होती है उसे सॉल्व होने की जरूरत होती है। डिके और रूइन चीजों को बहुत दिखाया जाता है। चीजें खराब हो रही हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, क्रैक्स आ रहे हैं दीवारों पर। मतलब एक डार्क एटमॉस्फेयर को जिस तरह से भी आप समझें कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उस तरह से इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात को आप ऐसे समझें कि बाय कंबाइनिंग दीज एलिमेंट्स गॉथिक लिटरेचर क्रिएट्स स्टोरीज दैट आर बोथ थ्रिलिंग एंड अनसेटलिंग, drawing readers into their dark, mysterious worlds. इस स्टोरी के ऑथर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। एडगर एलन पो एक अमेरिकन राइटर हैं जो पैदा हुए हैं 1809 में। वो जाने जाते हैं अपनी बहुत सारी फेमस पोम्स और शॉर्ट स्टोरीज के लिए, बट स्पेशली हिज टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड द मकाब्रा। Poe had a difficult life. His parents died when he was young. He struggled with poverty and he faced personal tragedies, including the early death of his wife, Virginia. बहुत सारी पर्सनल स्ट्रगल्स के बावजूद पो ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर को, और ज्यादातर क्रेडिट दिया जाता है डिटेक्टिव फिक्शन जॉनरा को क्रिएट करने का और साइंस फिक्शन को क्रिएट करने का। वैसे पहले भी ऑथर्स ने किया हुआ है इसको, लेकिन खास तौर पे इन्होंने इसके हवाले से काफी काम किए हैं, तो इनका नाम मेंशन किया जाता है। पहली बार इन्होंने मॉडर्न लिटरेचर के अंदर डिटेक्टिव फिक्शन जॉनरा का इस्तेमाल किया। ये 19th सेंचुरी के एक ऐसे राइटर हैं जो अपनी डार्क मिस्टीरियस पोम्स और शॉर्ट स्टोरीज की वजह से जाने जाते हैं। इनके बहुत सारे फेमस काम हैं जो इन्होंने किए हैं, लेकिन इनकी एक बहुत फेमस स्टोरी है जिसका नाम है टेल टेल हार्ट। वो बहुत फेमस है और उसके अंदर भी थीम्स इसी तरह की हैं, जिसमें डेथ, मैडनेस और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है, और वो उसको एक मास्टर गॉथिक लिटरेचर का पीस बनाती हैं। तो ये इन्हीं थीम्स की वजह से जाने जाते हैं। एडगर एलन पो को एसोसिएट किया जाता है रोमांटिसिज्म मूवमेंट से। उसके अंदर भी पर्टिकुलरली डार्क रोमांटिसिज्म सब जॉनरा जो है उसके साथ। रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट थी जिसके अंदर एम्फसाइज किया जाता था इमोशंस को, इंडिविजुअलिज्म को, और एप्रिसिएट किया जाता था नेचर को। ये मूवमेंट लेट 18th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी तक थी। आप इसको ऐसे देखिए कि पोज वर्क्स
which often explores themes of death, decay, and the supernatural, aligned with the darker aspects of Romanticism. His writing career was most active during the 1830s and 1840s, and he is considered a key figure in American Romanticism. स्टोरी की टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी है तो इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल है और स्टोरी शुरू होती है जो नरेटर है उसके विजिट से। वो जाता है अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड के घर जिसका नाम होता है रॉड्रिक अशर। वो रॉड्रिक अशर इनवाइट करता है अपने एक बड़े से ग्लूमी मेंशन के अंदर नरेटर को, और वो कहता है कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो फिजिकली और मेंटली काफी इल फील कर रहा है, तो उसे उसकी कंपनी की जरूरत है। उसके अलावा वो बताता है कि उसकी एक ट्विन बहन है जिसका नाम मैडलिन है, वो भी काफी बीमार है, तो वो आए और उनसे आके मिले। तो नरेटर बताता है कि वो वहां पे जाता है और वो वहां का विजिट करता है, तो वो नोटिस करता है कि जो मेंशन है वो काफी पुराना है और जगह जगह से उसकी दीवारों के अंदर क्रैक आए हुए हैं, और जो अंदर का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा डार्क है और एरी सा एटमॉस्फेयर है, जो बहुत ही वहां पे स्ट्रेंज आवाजें भी आ रही हैं और बहुत ही अनसेटलिंग सा एक एटमॉस्फेयर दिखाया गया है इस स्टोरी के अंदर। नरेटर का जो दोस्त होता है रॉड्रिक अशर, वो बहुत ही ज्यादा मेंटली और फिजिकली बीमार होता है, काफी नर्वस होता है, और वो एक्सप्लेन करता है अपनी बीमारी नरेटर को कि वो बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हुआ है लाइट से, साउंड से और टच से, उसको हर चीज से डर लग रहा है। रॉड्रिक अशर जो होता है वो बताता है नरेटर को कि उसकी जो बहन है मैडलिन, वो भी बहुत ज्यादा बीमार रहती है और अक्सर डेथ लाइक स्टेट के अंदर चली जाती है, तो उसकी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। कुछ दिन के बाद रॉड्रिक अशर बताता है नरेटर को, यानी अपने दोस्त को, कि उसकी जो बहन है वो मर गई है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी पिछले कुछ हफ्तों में और वो उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी, तो वो मर गई है। उनके घर के बेसमेंट के अंदर एक तहखाना होता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि मेडेलिन को उसके अंदर दफन कर देते हैं, तो वो दोनों ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये करने के बाद जो रॉड्रिक होता है उसकी हालत और ज्यादा खराब जाती है, क्योंकि वो नरेटर को बताता है कि उसे उसकी बहन की मूवमेंट सुनाई देती है, उसे घर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ये सारी बातें सुन के नरेटर चला जाता है रॉड्रिक के घर पे उससे मिलने के लिए। तो अचानक से तूफानी रात होती है और रॉड्रिक भागता हुआ नरेटर के कमरे में आता है और उससे बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बहन की जो कब्र उन्होंने बनाई होती है उसके अंदर से आवाजें आ रही हैं और कुछ मूवमेंट सुनाई दे रही हैं। अभी वो लोग ये बात ही कर रहे होते, इतने में मैडलिन वहां पर आ जाती है और वो बिल्कुल भूत जैसी लग रही होती है, उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है। और वो बताती वो जिंदा थी जब उसको दफनाया गया था, क्योंकि वो कैटालेप्टिक स्टेट में चली गई थी, तो उन दोनों को ऐसा लगा कि वो मर गई है। इस चीज को देख के कि वो इतनी ड्रॉनी लग रही है, उसके कपड़ों पे जगह जगह ब्लड है, और वो अचानक से जाके रॉड्रिक के ऊपर गिरती है और वो दोनों वहीं पर ही मर जाते हैं। ये सारा कुछ देख के जो नरेटर होता है वो भागता हुआ घर से निकलता है, और निकल के जब वो पीछे घर को देखता है, वो घर जो होता है वो एक तरन एक झील के करीब होता है, तो वो घर जाके उस झील के अंदर गिर जाता है। ये देखता है नरेटर, और वो इतना खौफनाक मंजर होता है नरेटर के लिए भी कि हद से ज्यादा। इस स्टोरी की जो मेजर थीम्स है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैडनेस की एक थीम है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है पूरी स्टोरी के अंदर। जैसा कि वो दोनों बहन भाई बिहेव कर रहे होते हैं, स्पेशली पहले हम बात करें अगर रॉड्रिक की, तो रॉड्रिक जो होता है वो ये फील कर रहा होता है कि घर से आवाजें आ रही हैं, उसको मूवमेंट सुनाई दे रही हैं, और वो बताता है कि वो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव हो गया है आवाजों से, साउंड से, टच से।
तो ये सारी चीजें, उसकी ऑब्सेशन, उसके पास्ट को लेके, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को लेके, उसके अंदर वो सारी चीजें सोचता है और उसकी वजह से एक मैडनेस का एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। इसके अंदर जो एक दूसरी थीम है वो फियर एंड द सुपरनेचुरल। जैसा हमने पूरी स्टोरी के अंदर देखा कि अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इस स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा दिखाए गए हैं, जैसे कि मिस्टीरियस आवाजों का आना और प्रीमेच्योर बेरियल मेडलिन का। ये सारी चीजें बहुत ही खौफनाक और हॉरर एक सेंस क्रिएट कर रही हैं स्टोरी के अंदर। फिर इसके बाद जब नरेटर ने ये सारी चीजें विटनेस की कि किस तरह से वो अचानक से आती है मेडलिन और जाके अपने भाई के ऊपर गिरती है, वो इतनी खौफनाक लग रही होती है, उसके कपड़ों पे जगह जगह ब्लड लगा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर को स्टोरी के और भी ज्यादा हॉरर बना रही है। एक और थीम जो इसकी है वो है डिके एंड डेथ। जो थीम है वो ये सिंबलाइज कर रही है कि किस तरह से, मैंने बताया कि जब वो जाता है नरेटर उनके घर पे तो वो देखता है कि पुराना सा बहुत ग्लूमी सा वो मेंशन है। तो ये सारी चीजें जो है वो दिखाती हैं कि वो मेंटली और फिजिकली जो अशर फैमिली है वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी। जो घर है वो भी अपने आप में एक डार्क एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और थीम जो इस नॉवेल की है वो है फैमिली एंड आइसोलेशन। जैसा हमने पूरी स्टोरी के अंदर देखा कि कैरेक्टर्स ही ज्यादा नहीं है, एक नरेटर है जो कि दोस्त है रॉड्रिक का, और वो दोनों बहन भाई ही हैं बस पूरी स्टोरी के अंदर। तो वो अपनी फैमिली के आखिरी मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ से दिखाया जा रहा है कि किस तरह की आइसोलेशन के अंदर वो रह रहे हैं। और फिर वो जो घर होता है वो भी बहुत दूर होता है, जहाँ पे कोई भी दूर दूर तक नहीं रह रहा होता। तो वो फिजिकली भी आइसोलेशन का शिकार होते हैं और मेंटली भी। इसी की वजह से उनका जो एंड होता है वो इतना ज्यादा ट्रेजिक होता है। इस स्टोरी के कुछ सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सिंबल जो है वो द हाउस ही है, क्योंकि द मैंशन इटसेल्फ is a central symbol representing the Usher family's decline and decay, because it is described as old, crumbling, and full of dark shadows. So it's reflecting the deteriorating state of Roderick and Madeline Usher's minds and bodies. दूसरा सिंबल इसके अंदर द ट्विन सिबलिंग्स हैं, जो रॉड्रिक और मेडलिन होते हैं। वो दोनों सिंबलाइज कर रहे हैं डुअलिटी को और इंटरकनेक्टेडनेस को, लाइफ और डेथ की। फॉर एग्जाम्पल, देयर क्लोज बॉन्ड एंड शेयर्ड फेथ illustrate how they are almost inseparable even in their tragic end. एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिंबल है इसके अंदर और वो है द नरेटिव स्टाइल, जो कि फर्स्ट पर्सन नरेटर है। वो एक अननेम्ड नरेटर है जो पूरी स्टोरी को सुना रहा होता है। वो सिंबलाइज करता है एक आउटसाइडर की पर्सपेक्टिव और रैशनैलिटी, बिकॉज हिज presence contrasts with the madness and irrationality of Roderick Usher, providing a sense of balance and grounding to the eerie events unfolding in the mansion. So this is an important symbol of this story. एक और symbol है इसके अंदर, the crack in the house. So the large crack that runs down the mansion symbolizes the decay and impending collapse of the Usher family. It represents the physical and metaphorical breakdown of their lineage and sanity. ऐसे तो इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे आपको सिंबल देखने के लिए मिलेंगे, जैसे द तरन जो स्मॉल लेक होती है वो भी यही सिंबलाइज करती है कि किस तरह से एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर के अंदर वो लोग रह रहे होते हैं और एरी सी सेटिंग दिखाई जा रही है उस तरन के जरिए। जिस तरह से घर लास्ट में उसके अंदर गिर जाता है वो भी सिंबलाइज करता है कि अब उनकी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।
तो बहुत सारे सिंबल इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप कोई भी चीज को सिंबल बना के यूज कर सकते हैं, उसके साथ रेजोनेट करेगी। जैसे द हॉन्टेड एटमॉस्फेयर भी आप कह सकते हैं कि एक सिंबल है ओवरऑल स्टोरी का, जो कि कैरेक्टर्स की इनर डार्कनेस और उनकी साइलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत ही एक पावरफुल सिंबल है द हॉन्टेड एटमॉस्फेयर। इस स्टोरी के मेन मैसेज की बात करें कि वो क्या है, तो हम देखते हैं कि स्टोरी के अंदर जो फैमिली है, उसका जो पास्ट है, उसकी जो हिस्ट्री है, वो बहुत ही ग्लूमी और लॉन्ग है। वो बहुत ही पुरानी फैमिली है और नोबल फैमिली है, जिसका मतलब है कि एक टाइम पे वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत रिस्पेक्टेड थे, क्योंकि वो लोग कम थे। वक्त के साथ साथ जनरेशन्स के साथ वो लोग मरते गए और फिर वो एंड में 2 ही बहन भाई बचते हैं। उन फैमिली मेंबर्स के अंदर कुछ अजीब सी बीमारियों को दिखाया गया है। बहुत ही ज्यादा वो सेंसिटिव होते हैं साउंड्स को लेके, लाइट्स को लेके, और मुख्तलिफ बीमारियां दिखाई गई हैं। जैसे कि हम रॉड्रिक को देखते हैं, वो हाइपर सेंसिटिव होता है। अगर हम मैडेलिन को देखें तो उसको भी बीमारी होती हैं काफी सारी, जो कि बहुत मिस्टीरियस होती हैं। लास्ट में वो दोनों जब उसको दफन करते हैं तो इसलिए कर देते हैं दफन क्योंकि वो कैटालेप्टिक स्टेट में चली जाती है। कैटालेप्टिक स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर बॉडी काम करना छोड़ देती है, कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। ऐसा लगता है कि सामने वाला गहरी नींद में चला गया है या तो वो पैरालाइज्ड हो गई है उसकी बॉडी, तो इसलिए वो उसको दफन कर देते हैं। सो इन सिंपल टर्म्स यू कैन से दैट द फैमिली हैड अ लॉन्ग बट ट्रबल्ड हिस्ट्री marked by illnesses and mysteries, decaying house that symbolizes their fall from greatness. इस स्टोरी की अगर यूनिक पर्सपेक्टिव की बात करें कि ये स्टोरी इतनी यूनिक क्यों है और इसके अंदर क्या खास बात है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक शॉर्ट स्टोरी के अंदर हॉरर एलिमेंट्स को कंबाइन किया गया है साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के साथ, और इंसान की साइकी को दिखाया गया है। इन सारे एलिमेंट्स को देखते हुए अगर हम इस स्टोरी के मेन मैसेज की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो पास्ट है वो पावरफुल है और वो हॉन्ट कर रहा है प्रेजेंट को। सो इन सिंपल टर्म्स द स्टोरी शोज अस व्हाट हैपन व्हेन पीपल शट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड dwell on dark thoughts and fears. It warns about the dangers of obsession and how it can lead to madness and destruction. For example, Roderick और Madeline एक अजीब से घर में रहते हैं जो कि दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, सोसाइटी से बिल्कुल कटा हुआ है। उनकी ऑब्सेशन दिखाई जा रही है उनकी फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये आइसोलेशन इस कदर बढ़ जाती है, इस कदर उनकी ऑब्सेशन बढ़ जाती है जो सिंबलाइज करती है उनके एंड को। सो ओवरऑल द स्टोरी सजेस्ट्स दैट dwelling too much on the past and shutting oneself away from the others can have devastating consequences on both mental and physical well-being. It serves as a cautionary tale about the importance of confronting one's fears and maintaining connections with others to avoid getting into the darkness. Now here I want to share a theoretical lens through which we can analyze this novel more critically. So this lens is psychological analysis theory. So this is a way of examining literature by looking at the mental states and emotions of the character. So basically it explores how their thoughts, feelings and subconscious mind influence their actions and the story's events. This theory often draws from psychology to understand characters' motives and behaviors. The fall of the house of Usher की characters को अगर हम इस थियरी की लेंस से देखें तो सबसे पहले हम रॉड्रिक अशर की मेंटल स्टेट को इस थियरी के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरह से वो हाइपर सेंसिटिव है साउंड से, लाइट से और टच से, और इवेंचुअली वो पागल हो जाता है। उसका जो एक डर होता है
कि जो उसका घर है वहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं और उसको बहुत सारी अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं, उसको ऐसा लगता है। तो ये सारी उसकी मेंटल स्टेट को हम एनालाइज कर सकते हैं इस थियरी के थ्रू। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं मैडेलिन अशर की कंडीशन के हवाले से, तो वो भी एक फिजिकल इलनेस से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, हर कैटालिप्टिक like states and her eventual rise from the tomb suggests deep psychological and possibly supernatural elements at play. Her condition affects Roderick's mental state, driving him further into madness. ऑथर के पर्सपेक्टिव से इस लेंस को अगर देखें कि वो किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है रॉडरिक के बिहेवियर को और उसका खुद नरेटर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और साथ में हम ये भी देख सकते हैं इस लेंस के थ्रू के जो रीडर्स हैं वो जब इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, हाईलाइट कर रहा है एक साइकोलॉजिकल टेंशन स्टोरी की। एक और एग्जाम्पल है इसकी थीम्स ऑफ फेयर एंड आइसोलेशन। अब साइकोलॉजिकल एनालिसिस से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो आइसोलेटेड सेटिंग है और एक ऑब्रेसिव एटमॉस्फेयर है मेंशन का, वो करेक्टर की जो मेंटल हेल्थ है उसको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, और फेयर और आइसोलेशन का जो एक्सपीरियंस है वो उनको किस तरह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस दे रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टोरी का एक ट्रेजिक कंक्लूजन क्रिएट करने में। इन अ नटशेल, बाय एग्जामिनिंग द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर through a psychological lens, we gain a deeper understanding of the characters' inner turmoil and how their mental states drive the narrative forward. तो ये था द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर शॉर्ट स्टोरी का क्रिटिकल एनालिसिस, जिसके अंदर हमने सिंबल्स को देखा, इसकी स्टोरी लाइन को देखा, ऑथर के बैकग्राउंड के बारे में बात की, इसकी थीम्स को देखा, इसके यूनिक पर्सपेक्टिव को देखा। इसके अलावा हमने थ्योरेटिकल लेंस के थ्रू इस स्टोरी को क्रिटिकली एनालाइज किया। जितने आसान लफ्जों में हो सकता था मैंने इस स्टोरी को क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश की है। उम्मीद है ये स्टोरी अब आपको समझ में आ गई होगी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस स्टोरी से रिलेटेड वो भी क्लियर हो गए होंगे। इस स्टोरी के हवाले से मेरी तरफ से बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।